नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप आईपी मैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो पिछले 3-4 साल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, खास करके आईपी मैट इंदौर और आईपी मैट रोहतक के एग्जाम में। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा और इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक आपको मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इन सारे 10 क्वेश्चंस के। और ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीटली अरिथमेटिक के ऊपर होने वाला है, जैसे कि परसेंटेजेस, उसके साथ ही टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड, डिस्टेंस, जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक्स में से मैंने क्वेश्चंस जो है पिछले साल से यहां पे निकाल के आपके सामने रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमने बहुत कुछ वीडियोस आप सभी के लिए प्लान किए हैं ताकि आपका आईपी मैट एग्जामिनेशन बहुत ही इजी तरीके से चला जाए और आपको जो ड्रीम स्कूल आपके मन के अंदर आप लेके बैठे हो वो क्लियर हो जाए। और उसके साथ ही एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें जो भी डाउट्स आपके होते हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन या कोई फॉर्म फिलिंग के अंदर आपको असिस्टेंस चाहिए तो वहां पर आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं आपके क्वेरीज और हमारी टीम आपको गाइड भी करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग ये कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है नागेश ढगे और मैं पिछले 5-7 साल से 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने उनके ड्रीम बी स्कूल तक लेके जा चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए करके। तो देखो क्या दिया है यहां पे, एक बार आप अच्छे से इसको रीड करो, उसके बाद ही हम यहां पर उसको सॉल्व करने वाले हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज गिवन 12:7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या दिया यहां पे, जो मेल एंड फीमेल होंगे उनका रेशो आपके सामने गिवन है जो कि है 12:7। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया देखो, इफ न्यूली 72 male and 69 females employees joined the company and then now the number of female employees in the company is 62.5% of the number of male employee। तो देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोशिश करिए उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करे करके। हमेशा जो भी क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करना होता है ना, उसके लिए 2 से 3 आपको जो है स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो आप पूरे क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड करो। क्या करो, इसको पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे कि मैंने डिवाइड क्या किया, देखो यहाँ पे एक फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया है यहां तक, जो कि मैंने आपके सामने यहां पे लिखा, मेल एंड फीमेल का रेशो आपके सामने गिवन है 12:7। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, देखो अगला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है और ये यहां तक जो है एंड होता जा रहा है। तो यहां पर आपको क्या दिया है, कुछ अगर परसेंटेजेस के वैल्यू आते हैं तो उसको एक बार अच्छे से देख लो और उसको तुरंत वहां पे आप साइड में लिख सकते हो। जैसे कि यहां पे 62.5% का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, तो देखो आपको पता होगा 12.5% क्या होता है सर, 12.5% होता है 1/8। ठीक है, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 62.5, तो इसकी वैल्यू बनती है, फ्रैक्शन बनती है 5/8। तो ये हो गया उसका एक नॉर्मल जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है 5/8। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया, देखो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन ये दिया है कि इस कंपनी में कुछ समय के बाद कुछ न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे कि यहां पे बोला है 72 मेल एम्प्लॉयज एंड 69 फीमेल एम्प्लॉयज ज्वाइन हो रहे हैं। पहले तो 12 थे, अगर मैं इसको एक वेरिएबल ले लूं तो इसको मान लेते हैं 12x एंड 7x। तो इसमें कुछ एम्प्लॉयज ऐड हो गए, कितने हो गए मेल एम्प्लॉयज, सर ये कह रहे हैं 72 करके। ओके, और यहां पर फीमेल ऐड हो रहे हैं 69। पहले कितने थे हमको नहीं पता, बट केवल उसका हमें रेशो पता है। उसके बाद आगे क्या दिया, देखो ये ऐड होने के बाद आगे बोलता है देन नाउ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज 62.5% ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। तो देखो जितने भी मेल एम्प्लॉयज होंगे, अब यहां पर आपको एक बात पता होगा, कंपैरिजन किसके साथ हो रही है सर, कंपैरिजन हो रही है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय के साथ। तो जो 5/8 होगा, जो 5/8 होगा, ये 8 क्या होगा, हमेशा कंपैरिजन की वैल्यू होती है, तो ये होगा मेल के बारे में। जितने भी कंपनी में मेल होंगे, ये कब की बात कर रहा है, जब इसके अंदर कुछ मेल ऐड होते हैं उसके बाद। तो इसमें जो भी 8 नंबर ऑफ मेल होंगे उसका 5 पार्ट क्या है, यहां पे फीमेल बोल रहा है। तो यहां इनका जो रेशो बनता है सर, ये बनेगा 8 और यहां पर बनेगा 5 का रेशो। यानी कि जो मेल पहले 12x थे उसमें 72 ऐड हो गए। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 12x पहले थे, उसमें ऐड हो चुके हैं 72, और उसके साथ ही फीमेल के अंदर कितने एम्प्लॉयज ऐड हुए हैं, 7x पहले थे, उसके साथ 69 यहां पर ऐड हो रहे, और ऐसे होने के बाद जो रेशो बनता है सर वो बनेगा 8:5 का। क्योंकि यहां पर क्लियरली बोला था 62.5%, क्या दिया देखो 62.5%
यहां पर क्लियरली गिवन है वो क्या है, वो फीमेल एम्प्लॉय है आउट ऑफ मेल एम्प्लॉय। तो अगर 8 मेल एम्प्लॉय है तो उसका 62.5% क्या होता है सर, वो होता है 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहां से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूं, शॉर्टकट तरीका यूज करिए। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो यहां पर 3x बचेगा और यहां पर कितना बचेगा, 4 का 1 टाइम्स, 4 का 8 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से मैंने जो 4 कॉमन लिया था, इस 4 को हम डायरेक्टली यहां डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बनेगा 3x और 12, 3x प्लस 18, तो यहां लिखता हूं देखो 3x प्लस 18 डिवाइडेड बाय क्या है यहां पे 7x प्लस 69 इक्वल्स टू वैल्यू बन गई 2/5। इसके बाद काफी आसान होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दिए 15x हो जाएगा और उसके बाद 18 फाइव जो कि 90 होता है और आगे बोला है 7x मतलब 14x और 69 को मल्टीप्लाई करिए तो 70 का अगर मैं दुगना करता हूं तो 140 होता है, उसमें से आप 2 माइनस करो जो कि बनेगा कितना टोटल सर, यहां पर बन जाएगा टोटल 69 का। अगर क्योंकि बेसिकली देखो 69 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 70 माइनस 1, तो इसका 2 गुना करो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो 140 और उसके साथ उसमें से 2 माइनस करो तो ये बनता है 138। तो यहां पर फाइनल आंसर क्या बनेगा देखो, 14 को आप इस तरफ लेकर आओ तो ये बनेगा 15 माइनस 14 जो कि x हो जाएगा, और 90 को आप उस तरफ लेके जाओ तो कितना बनेगा, 38 ऑलरेडी थे और 90 को अगर मैं उसमें माइनस करता हूं तो ये बनेगा सर लगभग 48। तो x की वैल्यू हमारे पास बन गई 48। बट पूछा क्या है हमको, आपको पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी इनिशियली। पहले कितने एम्प्लॉइज थे सर, पहले थे 12x और 7x, 12x थे मेल और 7x थे फीमेल। अगर इनको मैं ऐड करता हूं तो कितना बनेगा सर, ये बनेगा 19। तो हमें पूछा क्या है 19x की वैल्यू, मतलब 19 को मल्टीप्लाई करो 48 से तो आपका फाइनल आंसर यहां पर निकल कर आएगा। सर इसे भी शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। देखो यहां पर आप 19 को लिख सकते हो 20 माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करो 48 के साथ, जो कि काफी आसान हो जाएगा। 48 का 2 टाइम्स कैसे करते हैं, 50 का 2 टाइम्स करो जो कि बनता है 100 और 100 से आपको माइनस कितने करने पड़ेंगे सर, माइनस करने पड़ेंगे 4, तो ये बनेगा 960 माइनस 48 जो कि आंसर बनता है 2 और एक कैरी करता है यहाँ पे 5 यानी कि 1 बनेगा, तो ये आंसर बन जाएगा 912। इसका फाइनल आंसर बन चुका है। तो टोटल जो इनिशियल एम्प्लॉयज थे वो थे 912। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है करके, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 912 इसका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना था। तो बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है क्वांट का तो उसको सबसे पहले डिवाइड करो अलग अलग पार्ट्स के अंदर। उसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है, आपको चेक करना है कि आंसर क्या फाइंड आउट करना है। मुझे क्या पूछा है, यहां पर पूछा था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे कंपनी के अंदर, तो मैंने यहां पे आपको फाइंड आउट करके दिखाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया, देखो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट ए इज 87.5%। अब देखो ये परसेंट की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या होता है दोस्तों, देखो 87.5%। देखो मैं आपको एक समझाता हूं, एक सिंपल सी चीज यहां पर अपन एक काम करता है, आपको पता होना चाहिए। देखो 1/2 की वैल्यू क्या होती है सर, ये होता है 50%, ये होता है 50%। उसके बाद 1/3 क्या होता है सर, ये होता है 33.33%, ये पता ही होगा आपको। उसके बाद 1/4 की वैल्यू क्या होती है सर, ये होता है 25%। 1/5 कितना होता है सर, ये होता है 20%। उसके साथ 1/6 कितना होता है सर, ये होता है 16.66%। उसके साथ नेक्स्ट 1/7 कितना होता है सर, ये होता है 14.28%। और 1/8 कितना होता है सर, 1/8 होता है 12.5%। अगर आपको नहीं पता है तो इसे निकालते कैसे है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो उसको कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। देखो आपको कहीं ना कहीं 87.5% का सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसका रियल आंसर कैसा है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो बड़ा सिंपल होता है, देखो 87.5% को आप लिख सकते हो 87.5 डिवाइडेड बाय 100, मैं ऐसा लिख सकता हूं। और यहां से अगर एक पॉइंट हटा दूं तो क्या बनेगा, 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसको मैं 25 से डिवाइड करूं तो ये देखो 25 का 3 टाइम मुझे लगता है 75 बनता है, और कितना बचेगा देखो 5 और ऊपर के 7 जो कि 12 होता है, ये 25 का जाएगा 5 बार और ये जाएगा 25 का 4 बार। तो उसके बाद 5 का 7 टाइम्स, 5 का जाएगा 8 टाइम्स, तो ये बनता है 7/8। अगर आपको ये पता था कि सर 1/8 की वैल्यू अगर 12.5 होती है तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं 7 से तो कितना बनेगा सर, ये बन जाएगा 87.5, क्योंकि 12 का 7 टाइम्स होता है कहीं ना कहीं 84 के आसपास, और जो आगे का 0.5 है वो 7 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 3.5 बन जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसीलिए आप इसका जो टेबल है वो आपको मैं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर मैं भेज दूंगा, तो उसको जरूर एक बार ज्वाइन कर लीजिए। तो मोटा मोटा इसके अंदर हमने क्या सीखे कि 87.5 का मतलब होता है सर 7/8। ठीक है, तो क्या दिया देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए इज 87.5% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट बी। तो देखो यहां पर कंपैरिजन क्या हो रहा है सर, कंपैरिजन हो रहा है बी के साथ। तो जो
अपॉन की वैल्यू होती है, ये होती है बी की और ये होगी ए की वैल्यू। क्लियर है? तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई कि सर ए है 7 और बी है यहां पे 8। आगे क्या दिया देखो यहां पे, The total number of students in Institute C is 25% more than that of Institute B. जितने भी B के अंदर होंगे उससे कितना बोला है, 25% ज्यादा बोला है। तो देखो 8 का अगर मैं सिंपल 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो कितना बनता है, 2 2 2 बनेगा, राइट। तो 2 इसमें ज्यादा करो तो C का बनेगा 10। क्लियर है? आगे दिया है देखो, इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए बी सी इज 950। अब इन ए बी सी का अगर मैं एवरेज लेता हूं तो क्या बनेगा, 950 बनना चाहिए। इसे कैसे निकालते हैं, देखो यहां पर एक वेरिएबल लेंगे 7x 8x एंड ये बनेगा 10x। अगर इन सबको मैं ऐड करके डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मुझे एवरेज पता चलेगा। तो देखो 7x प्लस 8x कितना होता है सर, ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 10 जो कि बनता है 25, 25x अपॉन में आएगा 3, क्योंकि 3 यहां पर टोटल स्टूडेंट्स थे और इसका जो वैल्यू है वो है सर 950 के आसपास। तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं जो कि देखो 25 का जाएगा 3 बार जो कि 75, 20 बच गए, तो 25 का जाएगा 8 टाइम्स जो कि आएगा 38। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 38 इंटू 3 कितना बनता है, 3 3 90 और उसके साथ आगे 8 3 24 और 24 का अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो 4 114। तो x की वैल्यू बन गई 114। ये क्या था, इसकी x की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट किया। आगे देखो क्या बोला है, आगे दिया है देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए एंड सी टुगेदर। आपको निकालना है ए एंड सी के एवरेज कितने हैं। तो देखो बेसिकली अगर आप x की वैल्यू यहां पर रख देते हो तो आंसर आपका आ जाएगा ए का, और अगर आप x की वैल्यू यहां रखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा सी का। बट इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, सिंपल है। अगर आपको ए एंड सी का एवरेज निकालना है तो टोटल इसको अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों करें, डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्या पॉसिबल है, जी सर बिल्कुल पॉसिबल है। 7 प्लस 10 कितना होता है सर, ये होता है 17x डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट किया, ये क्या है सर, ये है 114। तो यहां रखते हैं 17 इंटू 114 डिवाइड बाय 2। अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो 2 का जाएगा 5 टाइम्स, 1 बच गया, 2 का जाएगा यहां पे 7 टाइम्स। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो 17 इंटू 57 करना है। अगर आपको 17 का टेबल पता है तो ये आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। कैसे, देखो 17 का 5 टाइम्स कितना होता है सर, 85 होता है। तो मैं इसको 85 और आगे एक 0 लगा दूंगा। 17 का 7 टाइम्स कितना होता है सर, ये होता है 119। अगर मैं 119 यहां पर लिख दूं कितना बनेगा सर, ये बनेगा 9 6 और ये आएगा 9। तो आंसर आएगा हमारा 969। क्या है, इसका हमें एवरेज यहां पर निकाला है। तो चेक करते हैं क्या ये सही करके, बिल्कुल सही है, 969 इसका आंसर यहां पर बन चुका है। तो ऐसे अप्रोच हमें डेवलप करने होते हैं और उसके साथ ही ये लेवल होता है आपके आईपी मैट के एग्जाम का। इतना मत सोचिए कि सर बहुत ही हलवा क्वेश्चन आता है, नहीं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूं और ये एग्जैक्ट लेवल होता है आपके आईपी मैट के इंदौर पेपर का, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस रोहतक के भी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल यह है कि x डिस्ट्रीब्यूटेड ₹m फॉर हिज 3 सन नेमली अमित, रोहित एंड सिंह। ओके, x ने कुछ अमाउंट जो है इनको दिया है अमित, रोहित एंड सिंह को, कौन से रेशो में, 7:1:3 के रेशो में। तो देखो अमित, उसके बाद रोहित है एंड सिंह को कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है 7:1:3 के रेशो में। क्लियर है, ओके। आगे दिया है द अमाउंट रिसीव बाय सिंह इज हाफ द अमाउंट रिसीव बाय रोहित। जितना भी अमाउंट रोहित को रिसीव हुआ होगा उसका हाफ अमाउंट किसको रिसीव हुआ है, उसका हाफ अमाउंट रिसीव हुआ है सिंह को। क्लियर है, देखो अभी हमको इतना सा पता है कि सर यहां पर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जी, तो यहां पे ले लो 7x x और यहां पर आएगा x, ठीक है। तो रोहित को अभी अमाउंट रिसीव हुआ है xy और इसका हाफ अमाउंट किसको रिसीव हुआ है, तो इसका हाफ अमाउंट रिसीव हुआ है यहां पे सिंह को, तो यहां पर आएगा 3x। क्लियर है, तो यहां से x भी कट गया, यहां से x भी कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर, y की वैल्यू यहां पर आ चुकी है जो कि है 6। क्लियर है, हमने यहां पर y फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल सही है, ओके। आगे क्या दिया, देखो यहां पे आगे ये दिया है कि अमाउंट रिसीव बाय रोहित इज 900। अच्छा ठीक है, y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर चुका हूं जो कि बन चुका है यहां पे 6। y की वैल्यू क्या आ गई सर, y की वैल्यू यहां पे आ चुकी है 6, तो इसको मैं लिख देता हूं, यहां से हटा दो सर, ये बन गया 6 जो कि y की वैल्यू थी। क्लियर है, बट रोहित को जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना
वो रोहित को अमाउंट 900 रिसीव हुआ है, यानी कि यहां पर रोहित की वैल्यू थी अब 6x, तो यहां पर दिया है 6x की वैल्यू जो कि है 900। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं सर, x की वैल्यू क्या है करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं x निकालता हूं तो 6 का जाएगा 1 टाइम, 3 बच गया, 6 का जाएगा 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू बन गई 150। तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया x की वैल्यू। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो सभी का शेयर मुझे पता चलता है, क्लियर है, ठीक है। आगे पढ़ते, देखो यहां पे क्या दिया है। आगे दिया इफ 10y% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय अमित इज डोनेटेड टू द ऑर्फेनेज। देखो पहले ये पता लगाते हैं कि सर अमित को कितना पैसा मिला है, सर इसको मिला है 7x, बट ये अमाउंट क्या है, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 150 इंटू 7 अगर मैं करता हूं कितना आता है, 15 का 7 टाइम्स कितना होता है, 6 टाइम होता है 90, उसमें अगेन आप ऐड करो तो कितना बनेगा 1050, आगे का एक जीरो और हमारे पास लग गया यहां पे, ठीक है। तो ये पता चल गया कि अमित को जो अमाउंट मिला है सर वो है 1050, क्लियर है, ओके। अब क्या किया है, देखो यहां पे उसने 10y% डोनेट किया है। उसने कितना डोनेट किया है, 10y%। किसका 10y%, जितना भी उसको अमाउंट रिसीव हुआ था, तो इसको रिसीव हुआ है 1050, इसका उसने 10y% रिसीव जो है वो ऑर्फेनेज को दे दिया है। अब y की वैल्यू कितनी है सर, y की वैल्यू यहां पे 6 है, तो सिंपल यहां पर हम रख देंगे। तो 10 इंटू y की वैल्यू 6 है, डिवाइड में आएगा 100, तो देखो 0 0 कट गया, ओके। उसके बाद 1050 है, एक जीरो ये भी कट गया, तो कितना बच गया सर, ये बच गया 6 5 30 और ये आएगा 6 1 6, तो आंसर बन गया 630, क्लियर है। तो ये क्या है, ये आंसर नहीं है, ये है उसने अमाउंट जो कि डोनेट किया है। उसने अमाउंट क्या किया है, उसने अमाउंट डोनेट किया है। अब डोनेट करने के बाद उसके बाद आपको पूछा है उसके पास अमाउंट कितना लेफ्ट है, तो वो कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, 1050 से आप माइनस करो 630, कितना आता है देखो सर, ये आएगा 20 और ये आएगा 4, तो आंसर क्या बन गया 420, इसका आंसर जो कि यहां पर बन चुका है। तो चेक करता है एक बार, क्या 420 है, क्या बिल्कुल सही है, यहां पर इसका आंसर बन चुका है 420। तो ये थे बेहतरीन 3 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 4th। क्या दिया देखो, एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ D%। एक बात समझाता हूं आपको, देखो यहां पे बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है। मान लो आपके पास एक MRP दी है, MRP जो कि होता है रिटेल प्राइस जिसके ऊपर हमें बेचना है, ठीक है। मान लो 500 रुपए यहां पे उसके MRP है, कोई भी एक आर्टिकल है उसका प्राइस है 500 रुपए, इस पे मैंने आपको दिया 20%, क्या डिस्काउंट। तो 20% का मतलब होता है सर 1/5, यानी कि मैंने यहां से आपके 100 रुपीज कम कर दिए। तो मैं ये अमाउंट, ये जो आर्टिकल है आपको कितने में बेच रहा हूं सर, ये बेच रहा हूं आपको 400 में, तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया सेलिंग प्राइस, क्लियर है। अगर ऐसा मान लेते हैं कि जो आर्टिकल था उसका ओरिजिनल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था सर, ये था मान लीजिए 300। तो यहां पर एक मुझे बात बताओ, 300 रुपए का आर्टिकल है, उसको बेचा है 400 रुपए में, बट कब बेचा है उसको, उसके ऊपर जब हमने MRP के 20% डिस्काउंट दिया था तब जाके उसको 400 में बेचा है। तो यहां प्रॉफिट कितना हुआ है सर, प्रॉफिट है 100 रुपीज का। कितना है प्रॉफिट, 100 रुपीज का। अगर आपसे ये पूछता है प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो सिंपल है, आपने प्रॉफिट कितना कमाया सर, हमने प्रॉफिट कमाया 100। ये 100 प्रॉफिट आपने किस पे कमाया सर, आपने कमाया 300 के ऊपर, तो यहां पर आएगा 300 जो कि बनेगा, हमने प्रॉफिट यहां पर परसेंटेज जो है वो है 33.33%। ये था कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट लॉस होता है उसका मोटा मोटा आइडिया। बट जब हम पढ़ेंगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इसको हम सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने है। एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, उसको हमने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, बट कब, जब हमने उसके ऊपर D% का डिस्काउंट दिया था, ओके। आगे देखो, if he had sold the article after giving D by 2% of the discount, then the profit is 60% and the cost price is both for the same cases। मतलब दोनों केसेस में कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को समझते हैं। यहां पर क्या दिया है, ये कह रहा है D% हमने डिस्काउंट दिया। तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैंने अभी आपको कहा था 20% का हमने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 20/100। क्या होता है इसका मतलब सर, इसका मतलब होता है 20/100, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 100 रुपीज का कोई सामान था, आपने 100 रुपीज के ऊपर क्या किया सर, हमने 20 रुपीज माइनस किए, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है, तो यहां पर आएगा 20 माइनस होके, क्लियर है। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई। और अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में आएगा 100, ये आपको सबको पता है, क्लियर है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर दिया है आपको डिस्काउंट D% का। अगर डिस्काउंट आपको D% का गिवन है तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका,
सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा सर 100 माइनस डी अपॉन में आएगा 100, तो ये क्या है सर, ये बन गया सेलिंग प्राइस। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, इतना तो पता लग गया कि ये बन गया इसका सेलिंग प्राइस। ये कैसे आपने निकाला, अभी आपको समझाया था मैंने। अगर मान लो कोई 100 रुपीज का आर्टिकल है जिसका प्राइस दिया है 100, इसके ऊपर आपने 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो आपने कितने में बेचा इसको? सर हमने बेचा इसको 80 रुपीज में, तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया 80 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस। सेम हमने यहां पर डिस्काउंट दिया है डी, तो हमने क्या किया, यहां से माइनस किया, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक मुझे आगे बात बताओ दोस्तों, आगे क्या कहता है, देखो यहां पे ये कहता है कि इसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। सेलिंग प्राइस के अंदर हमेशा क्या एडेड होता है, आपका प्रॉफिट एडेड होता है। अगर मान लीजिए आपको अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में वो चीज ऐड होगी। क्लियर है? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मान लो आपको 20 रुपीज का लॉस हुआ है, 20 रुपीज का क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है। अगर आप जो लॉस हुआ है वो चीज अगर आप सेलिंग प्राइस में ऐड करते हो तो आपको मिलता है कॉस्ट प्राइस। कैसे, वो भी समझाता हूं। बहुत ही बेसिक टर्म आपको समझा रहा हूं मैं, मतलब आपको पूरा टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूं, होता क्या टॉपिक करके। देखो, मान लीजिए आपने किसी आर्टिकल को बेचा 80 रुपीज में, और आपने क्या कहा, इसको बेचते समय मुझे 20 रुपए का क्या हुआ है, घाटा हुआ है, मतलब मुझे नुकसान हुआ है, मेरा लॉस हुआ है। अगर आप ये 20 रुपीज इसमें ऐड किए होते तो कितना बनता सर, ये बनता 100 रुपीज। अब क्या है, अब अपने सामान 100 रुपीज पे बेचा। अगर आप 100 रुपीज पे बेचते हो किसी सामान को, जो कि असल में इसकी वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस, तो क्या आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है? सर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसको सेम प्राइस पे बेचा है। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, देखो यहां पे अगर आप किसी भी चीज को, ध्यान सुनना मेरी बात, एक बार लॉस एंड प्रॉफिट को क्लियर करता हूं। मान लीजिए अगर आपको लॉस होता है 20 रुपीज का, अगर आप सेलिंग प्राइस में उसको ऐड करते हो जो आपका लॉस हुआ है, तो आपको पता चलता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर आपको वहीं 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर आपको वहीं 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस से वो प्रॉफिट माइनस करते हो तो आपको क्या पता चलेगा सर, मुझे पता चलेगा मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है करके। जैसे कि देखो 120 रुपीज को आपने कोई सामान को बेचा और आपने कहा कि इसमें मैंने 20 रुपए जो है वो कमाए हैं, मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस से 20 रुपीज ज्यादा आया है। अगर वो 120 में से अगर मैं 20 घटाता हूं तो मुझे पता चलता है मेरा 100 जो कि बनेगा कॉस्ट प्राइस। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? ये था बेसिक प्रॉफिट लॉस का जो कि सवाल यहां पे बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है जो हमें सॉल्व करना है। तो ये कह रहा था कि उसने डिस्काउंट दिया था D% का, तो सिंपल है, अगर D% का डिस्काउंट दिया है तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, 100 माइनस D डिवाइड बाय 100। ये क्या है सर, ये है कॉस्ट प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये कहता है 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है करके। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या है सर, सर ये जो है हमने यहां पे लिखा है, ये है सेलिंग प्राइस, नॉट अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। ये जो वैल्यू है ना सर, ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा सर, ये 20% ज्यादा होगा। हाँ या ना बोलो भाई एक बार। कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा होगा ना, तभी तो आपको यहां पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? मतलब जो 100 माइनस डी अपॉन 100, ये जो सेलिंग प्राइस था सर, ये सेलिंग प्राइस 120% के बराबर है। क्लियर है? अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बोलो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया देखो यहां पे, आगे कहता है इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर गिविंग D/2% ऑफ द डिस्काउंट, यानी कि इस बार वो D/2% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 माइनस D/2 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सर ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ओके। तो उसको 60% का होता प्रॉफिट, यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है सर, ये होगी 160% के बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 60% जो कि क्या बना है, 60% आपका प्रॉफिट इसके अंदर ऑलरेडी हमने ऐड किया है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 100 से तो मुझे पता चलेगा इसका कॉस्ट प्राइस क्या है करके। आपको बोला था दोनों केसेस में कॉस्ट प्राइस यहां पर क्या है, सेम है करके। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो इन दोनों को क्या मैं यहां पर इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा जो कि वैल्यू है, देखो 100, यहां सबको पता है ये 100 कट हो जाएगा, ये 100 भी कट हो जाएगा, यहां से ये भी 100 चला गया, ये भी 100 चला गया, तो मोटा मोटा इसमें क्या बचता है सर, इसमें बचेगा 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 120 आएगा इक्वल्स टू 100 माइनस D/2। यहां पर क्या बचा है सर, ये बचा है 1/160। क्लियर है?
तो देखो ये सर 4 का 3 बार जाएगा, सर ये जाएगा 4 का 4 बार, ऐसे क्लियर है। आगे क्या है देखो, और 100 माइनस जो कि बनेगा 100/3, क्लियर है, और माइनस d/3 आएगा। आपको पूछा क्या है यहाँ पे, अच्छा 80d, तो d की वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगी। सबसे पहला काम है हमारा d का वैल्यू निकालो। तो देखो 100/4 जो कि बनता है हमारा क्या 25, तो 25 को मैं यहां लिखता हूं, माइनस क्या आएगा सर, माइनस आएगा d/8, क्योंकि 4 यहां इसको मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे इस ब्रैकेट को। तो आगे क्या है देखो, यहां पर सिंपल सा हम काम करते हैं, 25 को मैं इस तरफ लेता हूं, इसको उधर भेजता हूं तो प्लस होगा। अगर 25 इस तरफ आएगा तो 100/3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 25 से जो कि बनता है 75, तो 75 100 में से अगर चला गया तो बचेगा सर 25/3 आएगा। और आगे देखो यहाँ पे क्या है, d को मैं उस तरफ भेजता हूं तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस मतलब क्या है 8d माइनस 3d जो कि बनता है 5d डिवाइड बाय 8 3 24 आता है। तो देखो 3 का जाएगा 8 बार, उसके साथ 5 का जाएगा 5 बार, तो यहां पर d का वैल्यू हमें पता चलता है कि सर d हमारा है 40, क्लियर है। तो d का वैल्यू आ चुका है 40, ओके क्लियर है। ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं क्योंकि अभी काम का नहीं है। आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, आगे ये कह रहा है वो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज 80d। अच्छा अब कॉस्ट प्राइस है 80d, अगर 80d कॉस्ट प्राइस है तो मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूं 80 × 40 जो कि बनता है कॉस्ट प्राइस। क्या बनेगा यहाँ पे सर, कॉस्ट प्राइस बनेगा 80 × d जो कि बनता है कॉस्ट प्राइस 8 चौक 32 जो कि हो गया 3200, क्लियर है, क्योंकि d के वैल्यू हमने 40 निकाला है। आगे बोला है एंड द मार्क 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द सोल्ड फॉर 120 डिस्काउंट। ये कहता है कि इसको हमने 25% अबव क्या है वहां पर मार्क किया है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था 3200, इसको हमें क्या करना है, इसे हमें 25% अबव कॉस्ट प्राइस जो कि लिखना है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं 125% को हम लिख रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या आता है सर, आएगा 5/4, ठीक है। आगे दिया है इसके ऊपर अगेन हम 120 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि प्राइस ऑफ द पेन क्या है। तो सिंपली क्या किया है, इसको पहले 25% से बढ़ाया, उसके ऊपर 120 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, 4 का जाएगा 8 बार, ठीक है, तो बनेगा 8 पंचे 40, यानी कि 4000 से आपको 120 माइनस करना है तो कितना आता है सर, देखो 0 8 अगेन आएगा 8 अगेन आएगा 3, तो जो कॉस्ट प्राइस बनेगा सर ये बनेगा 3880। कैसा था लेवल, ऐसे आता है क्वेश्चंस, सिर्फ हलवा क्वेश्चंस मत करना, क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो ये आएगा 3880, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी तरफ है, वो है वीनू ने इन्वेस्ट किया है ₹X एंड ₹X + 2300 इन अ स्कीम A एंड B रिस्पेक्टिवली फॉर 2 years, ठीक है। तो एक स्कीम A के अंदर उसने X रुपीज इन्वेस्ट किया और स्कीम B के अंदर उसने इन्वेस्ट किया है X + 2300, ठीक है, 2 साल के लिए। बोथ द स्कीम A एंड B ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड एनुअली। आगे बोला है 25% पर एनम एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहला वाला स्कीम है वो 20% देगा और बाद वाला जो स्कीम है वो 10% देगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर आपको समझाता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्टकट कैसा होता है कैलकुलेट करने का। देखो कैसे कैलकुलेट करता है, मान लो आपके पास 100 रुपीज है और इसके ऊपर 20% का क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा सर, फर्स्ट ईयर में लगेगा 20 रुपीज, 100 का 20%। अगले साल में लगेगा 20 रुपीज, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो उसके पहला वाला साल है, जो पिछला साल है, उसके ऊपर भी आपको लगता है क्या, आपको लगता है इंटरेस्ट। तो 20 रुपीज के ऊपर भी 20% लगेगा, तो जो कि बनता है इसका 4। तो यहां पर अगर 20% लगता है तो 20% का जो कि इंटरेस्ट बनेगा सर वो बनेगा 44। आई बात समझ में, ये इंटरेस्ट है। अगर मैं अमाउंट निकालूं तो क्या होता है, अमाउंट होता है 100 + 44। क्या बात समझ में आई, 100 क्या था आपका प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर 44 क्या लग गया है, 44 लग गया है इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है, अमाउंट बनेगा 144। क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ ना बोलो, इतनी बात समझ में आई, हाँ सर ये बात तो समझ में आई। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं 10% का निकालता हूं तो कितना आएगा सर, 10% देखो पहले साल आएगा 10, अगले साल अगेन आएगा 10 और इसका अगेन हमें निकालना है कितना 10 का कितना आता है सर, ये आएगा 10 और इसका 10% बनेगा 1, तो कितना बन गया 21 बन गया। तो यहां पर 10% के अकॉर्डिंग जो बनेगा 121 बनता है। क्लियर है, क्या बात सबका समझ में आई जी सर, ओके। आगे देखते हैं, if the amount received from the both the scheme is equal then find the interest received in scheme A। आपको इंटरेस्ट निकालना है। आपको ये बोला है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना, तो देखो यहां पर दोस्तों क्या है, बेसिकली यहां पर आपको X रुपीस क्या है, सबसे पहले जो इसने इन्वेस्ट किया था स्कीम A के अंदर,
तो उसके ऊपर जो अमाउंट कितना था, अमाउंट था सर 144। क्यों? क्योंकि हमें अमाउंट पूछा है और अमाउंट यहां पर इक्वल बोल रहा है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 144%। किसका? इस अमाउंट का, जो कि बनेगा 144/100। और जो नेक्स्ट स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया है x + 2300 रुपीज, इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा सर 121%। ठीक है, यानी कि बेसिकली अमाउंट क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें अगर हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट पता चलता है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां से क्या क्या कट सकता है, तो ये कटेगा यहां पर, ये भी कटेगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144x, इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 120x, इसको आप इस तरफ लेकर आओ तो कितना आएगा? 144 से 121 माइनस करता हूं तो मैं 3 और ये आएगा 2, तो 23x आएगा। और यहां पर 2300 इंटू ये 120, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी सर? ये आएगा 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 100 इंटू 121। ठीक है, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन स्कीम ए के अंदर उसने कितना जो कि यहां पर इंटरेस्ट जनरेट किया है। आपको टोटल अमाउंट नहीं पूछा, आपको पूछा इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट कितना है सर? वो है 44। आपको क्या निकालना है? यहां पर 44% की वैल्यू निकालनी है, जो कि एक्स की। एक्स कितना है सर? एक्स है 121 इंटू 100। आपको निकालना है 44 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये से कट गया, तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? देखो 121 इंटू 44। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? आपको निकालना है बेसिकली 121 इंटू 44 कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताऊं, क्या होता है? देखो 121 इंटू 44 निकालने का आपको पता है, इसको लिख सकता है 11 इंटू, ये किसका होता है? ये स्क्वायर होता है 11 का, राइट। इसको मैंने ऐसे भी लिखा तो भी यहां पर कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं शॉर्टकट तरीका यह है 11 का मल्टीप्लाई करने का। तो देखो यहां मैंने 4 रखा, यहां मैंने 4 रखा, यहां पर 8 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लाई करने 11 के साथ, यहां मैंने 4 रखा, यहां मैंने 4 रखा, 8 + 4 जो कि बनता है 12, यहां पर 2 रखा, 1 को कैरी में किया, 8 + 4 कितना बनता है? अगेन 12, 12 + 1 कितना बनता है? 13, तो 3 लिखा, 12 + 1 13, राइट। अगेन 1 कैरी किया, 1 को इसमें ऐड किया तो बनेगा 5324। इसका फाइनल आंसर बन चुका है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सर 5324। अगर आपको ये शॉर्टकट मैंने कैसे निकाला है अगर आपको समझना है तो नीचे कमेंट करिए, आपको मैं क्लास लेता हूं स्पीड मैथ के ऊपर, बट उसके ऊपर कमेंट चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा? 5324 इसका आंसर यहां पर बन चुका है, तो जो कि सही जवाब है इसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। देखो यहां पे 6th क्वेश्चन, अ वेजल कंटेन्स अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड 60 ml ऑफ द वाटर। ठीक है, एक वेजल है बेसिकली ऐसा, ये वेजल है, इसमें मिल्क एंड वाटर होगा कुछ रेशो के अंदर। मिल्क कितना है हमें नहीं पता, वो कह रहा है कि सर्टन क्वांटिटी है करके। ओके, आगे दिया है 33%, 33.3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? ये होता है 1/3। फ्रॉम द इनिशियल मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर। ध्यान से सुनना मेरी बात यहां पे। आपके पास मिल्क एंड वाटर का रेशो है। क्या रेशो है? देखो आपको पता है सर वाटर है 60 ml, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मिल्क है ना वो कह रहा है वो सर्टन क्वांटिटी है। सर्टन क्वांटिटी को मैं मानता हूं x करके, बट एक हमेशा याद रखना दोस्तों, यहां पर जो जैसे नीचे 3 दिया है ना, ये बहुत काम का होता है फ्रैक्शन वैल्यू। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास अगर 3 गिवन है एंड आप जो यहां पर x की वैल्यू जो कि मिल्क जो सर्टन मिल्क था उसको अपने x लिया है ना, अब आगे क्या बोले देखो यहां पे 33.3% हमने उसको बाहर निकाला। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो ये मिक्सचर है ऐसा, ठीक है, मान लो इसके अंदर शरबत है, इसमें क्या है? इसमें होता है सर वाटर, इसमें होता है नींबू, इसमें होता है शुगर, ये चीजें होती है। अगर आपने, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने यहां पे 10 लीटर आपने लिया है वाटर और मैं कुछ क्वांटिटी लेता हूं नींबू का और कुछ मैंने क्वांटिटी लिया यहां पे शुगर का, कुछ तो क्वांटिटी है मान लो, या तो बेस्ट क्या है सबसे समझने के लिए? बेस्ट है मिल्क एंड वाटर का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। देखो मिल्क 100 लीटर और इसमें 20 लीटर क्या है आपका? ये है सर वाटर। ये क्या बन गया सर? ये बन गया 120 लीटर ऑफ क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। अगर आपने यहां पर देखो मिल्क कितना था 100 और वाटर कितना था 20, इनका रेशो क्या है सर? इनका रेशो है 5:1। इनका रेशो क्या है? 5:1। अगर आप इसमें से मान लो 60 लीटर मिक्सचर बाहर लेते हो, अगर आपने 60 लीटर मिक्सचर क्या है उसको आपने बाहर निकाला, तो जिस रेशो में आपने उसको बाहर निकाला है ना, वो कौन सा रेशो होगा सर? वो रेशो होगा 5:1। यानी कि जिस रेशो में पहले आपका मिल्क था उसी रेशो में ये 60 ml के अंदर भी होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर एंड आपका एलिगेशन के अंदर जब आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली कहना चाहता है देखो कि मिल्क कितना था हमें नहीं पता, तो ये 3 बोल रहा है जो निकाल रहा है बाहर, तो मैं काम करता हूं मिल्क को लेता हूं 3x। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आसान होगा। और आगे क्या दिया है? वाटर दिया है आपके पास 60 ml, तो मैंने 60 ml रखा।
आपको बोलता है 1/3 आप उसने उसको बाहर निकाला मिक्सचर में से, यानी कि इसका 1/3 कितना होता है सर? 1/3 होता है x। अगर आपने x बाहर निकाला तो बचा क्या उसमें सर? बचा उसमें 2x। क्लियर है? और इसका भी 1/3 निकलेगा जो कि बनेगा 20। ये भी बाहर निकल गया तो बचा कितना सर? बचा 40। आई बात समझ में? ठीक है। निकालने के बाद उसने क्या बोला है देखो, रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर। जितना हमने निकाला है ना, कितना हमने निकाला है सर? हमने निकाला है x और 20 हमने बाहर निकाला है, तो उतने ही क्वांटिटी का हमने वाटर ऐड किया है, बट मिल्क उतने का उतना ही रहेगा। अगर मैं उतने ही क्वांटिटी में ऐड करता हूं 2x और क्या है 20, जो कि था मिक्सचर हमने बाहर निकाला था, उसी क्वांटिटी का वाटर हमने ऐड किया है, तो यहां वाटर बनेगा 60। सॉरी, यहां पर x आएगा, नॉट 2x, ये x आना चाहिए क्योंकि हमने x निकाला ना। तो बनेगा सर ये 60 प्लस x, तो क्या बन गया फाइनल? 2x और 60 प्लस x का रेशो बन गया जब हम कुछ निकाल कर उसके अंदर अगेन हम कुछ इंसर्ट करते हैं। बट आपको बोला है यहां पे देखो ये रेशो है 4:5 का, तो सिंपली क्या कहना चाहता है वो देखो कि 2x डिवाइड बाय 60 प्लस x, इसका रेशो क्या बना है यहाँ पे? इसका रेशो बना है यहाँ पर 4/5, तो यहां लिखता हूं मैं 4/5, तो क्या बनेगा? 2 का 2 टाइम्स जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो 5x इक्वल्स टू ये आएगा 120 और आएगा 2x। अगर मैं 2x को यहां लेता हूं तो बनेगा 3x इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू आएगी 40। क्या बन गया? x बन गया 40। आपको पूछा क्या है यहाँ पे देखो, आपको पूछा है फाइंड द इनिशियल रेशो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द वेसल। आपको मिल्क एंड वाटर का रेशो पूछा है, तो इनिशियल क्या था? 3x और 60, तो x की वैल्यू सिंपली यहां पर तो कितना बनेगा सर? बनेगा 120 इक्वल्स टू 60, जो कि बनता है 1 और यहाँ पर 2, मतलब रेशो क्या बन गया सर? रेशो बन गया 2:1। क्या इसका आंसर सही है? क्या चेक करते एक बार? बिल्कुल सही है, इसका आंसर हमारा बन गया 2:1। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट करिए, और आपको कुछ टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे ही पढ़ना है, आप नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं उन टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आगे जाके क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आता हूँ, प्रीवियस ईयर वाले सारे के सारे। आगे दिया ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5:2:7। ठीक है, ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, क्या रेशो में? 5:2:7 के रेशो में। आगे दिए आफ्टर 1 ईयर ABC मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान से सुना मेरी बात, अब नेक्स्ट टाइम जो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं ना, उसका रेशो आपके सामने दिया है 6:11:17। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये क्या था सर? ये था 5x, ये था 2x, ये था 7x। ये पैसा जो है आपका क्या लगा है? 1 ईयर के लिए, क्योंकि बोला है आफ्टर 1 ईयर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, यानी कि इतना अमाउंट लगा होगा 12 मंथ्स के लिए। मानोगे नहीं मानोगे? बिल्कुल सही है सर, 12 मंथ्स के लिए लगा होगा। 1 ईयर मतलब 12 मंथ होता है। आगे जाके उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया? आगे जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया। जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, मान लीजिए मैंने बैंक के अंदर एक बार जाके रखे 10,000 रुपए, और मैं क्या कर रहा हूं? अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर में वो 10,000 के अंदर मैंने अगेन 5,000 ऐड कर दिए, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट बन गया? टोटल बन गया पहले का 10 और जो बाद मैंने लगाया था 5, बनता है 15,000, राइट? तो वैसे ही यहां पर जब पहले था 5x और इसमें अगेन ऐड हो गया ये 6 और 11, तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे सर? यहां पर हम करता है एक y को लेंगे एज ए इनिशियल। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट अलग रेशो में है, तो 5x प्लस बनेगा यहां पर 6y। आगे दिया देखो यहां पर 2x प्लस बनेगा 11y, और उसके साथ नेक्स्ट है 7x, उसमें बनेगा 17y, जो कि है आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। क्या ये समझ में आया सबको? और ये पैसा कितने साल के लिए बोला है? आपको बोला है एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, मतलब ये पैसा भी 12 मंथ्स के लिए लगा होगा। आई बात समझ में? तो यहां से 12 कट गया, 12 कट गया, 12 कट गया, और ये भी 12 कट गया, ये भी 12 कट गया, ये भी 12 कट गया। क्लियर है? ये पैसा था फर्स्ट ईयर का, ये पैसा था सेकेंड ईयर का। अगर मैं दोनों साल का बनाता हूं तो कितना बनेगा? अगर मैं दोनों साल का अगर बना तो कितना बनेगा टोटल? दोनों साल कितना लगता है देखो यहाँ पे सर, ये बनेगा 5x और 5x, जो कि बनता है 10x प्लस 6y। आगे बनेगा देखो यहाँ पे 2x और ये है 2x मतलब 4xy, 4x प्लस बनेगा 11y, और ये है सर 7x और 7x, जो कि बनता है 14x प्लस ये है 17y। सर ये बन गया इनका टोटल 2 साल का इन्वेस्टमेंट का रेशो। आपको बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट जो है वो है 8640। टोटल प्रॉफिट जो कि बना है 8640, मतलब ये इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूं, क्योंकि ये सभी का रेशो है ना, ये कितना है सर? ये है 8640 के आसपास, जो कि टोटल रेशो बना है। आपको पूछा है प्रॉफिट ऑफ द शेयर सी क्या है, आपको निकालना इसकी वैल्यू क्या है करके। तो सिंपल है, देखो अगर सबको मैं अगेन ऐड करता हूं जो कि इसका रेशो है सर, ये बनेगा 8640 डिवाइड बाय 10x प्लस 4x प्लस 14, जो कि बनता है 28x।
नेक्स्ट है 6 + 11 जो कि बनता है 17। अगेन 17 अगर मैं करता हूं तो ये बनेगा 34y, और हमें निकालना है c का रेशो, तो 14x प्लस बनेगा 17y। तो यहां पर क्लियरली देखो, आप अगर 2 को यहां से कॉमन लेते तो क्या बनेगा सर, 2 कॉमन लेने के बाद बनेगा 14x और 17y, जो कि इससे ये कट जाएगा। तो बचा क्या, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो आंसर बन गया 4320। क्या बन गया आंसर, 4320 इसका आंसर बन गया फाइनल। ठीक है, तो देखो 8 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 83.33% मोर देन द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होता है जिस दिशा में आपका बोट जा रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये बोट है, ठीक है, और यहां पर नीचे जो है स्ट्रीम यानी कि पानी का बहाव है। मान लो पानी का बहाव ऐसे डायरेक्शन में है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे पानी का जो बहाव है ना वो इस डायरेक्शन में है, और उसी डायरेक्शन में आपका बोट भी जा रहा है। यानी कि जिस दिशा में यहां पर पानी का बहाव है उसी दिशा में बोट भी जा रहा है, तो इसे कहते हैं अलोंग द स्ट्रीम, या इसका नाम भी है डाउनस्ट्रीम करके, इसको डाउनस्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहां पर क्या है, एग्जाम्पल ले लो कि ये जो बोट है, अब बोट का डायरेक्शन अपोजिट है, जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जा रहा है बोट, तो इसे कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसे कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम करके। तो यहां पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर आपका बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आपका पानी का भी बहाव जा रहा है तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम होता है। तो उस केस में जो भी बोट का स्पीड होगा, लेट अस टेक अ एग्जांपल, जो बोट का स्पीड है उसको मान लेता हूं मैं u, और जो स्ट्रीम होता है उसको हम मान लेते हैं v। डाउनस्ट्रीम में, अलोंग द स्ट्रीम में हमेशा इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी कि इनका जो स्पीड होगा वो स्पीड ऐड होता है। कैसे सर, देखो सिंपल सा लॉजिक आपको मैं समझाता हूं। मान लो जो डायरेक्शन में बोट जा रहा है इसका स्पीड हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4 किलोमीटर के हिसाब से ये जा रहा है। अगर 1 घंटे में इन 1 आवर बोट कितना ट्रैवल करेगा सर, 1 घंटे में बोट ट्रैवल करेगा यहां पे 10 किलोमीटर। अगर बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसी के साथ में जो स्ट्रीम होता है उसको भी तो आगे लेके जाएगा, क्योंकि आप जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे पानी भी तो आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए 1 घंटे में जो बोट होगा, 1 घंटे में जो बोट होगा वो स्ट्रीम के वजह से, मतलब पानी के बहाव के वजह से ये 1 घंटा आगे जो कि 4 किलोमीटर जाएगा। मतलब यहां पर u + v करने के बाद आ जाता है 10 + 4 जो कि बनेगा 14 किलोमीटर। तो 1 घंटे में बोट कितना ट्रैवल करेगा, 1 घंटे में बोट ट्रैवल करेगा 14 किलोमीटर। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे बोट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम, उस केस में क्या है, 1 घंटे में बोट इस तरफ आएगा, बट वही 1 घंटे में इसको स्ट्रीम पीछे धकेलेगा क्योंकि पानी का बहाव इस तरफ है। सिंपल लॉजिक याद करो। क्या सिंपल लॉजिक है सर, सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों, अगर आप पानी के बहाव अगर मान लो इस तरफ से है और आप ऐसे जा रहे हो तो बहुत लेट पहुंचोगे, क्योंकि आपको पानी पीछे धकेलेगा, आप आगे जा रहे हो। तो अगर पानी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और आप भी ऐसे स्विम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप आगे जल्दी पहुंचोगे। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रीम जो पानी है वो भी तो आपको आगे धकेलेगा, यही तो बात होती है, राइट। ऐसे ही अगेंस्ट द स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, देखो तो 10 किलोमीटर ये आगे इस तरफ ऐसे आएगा बट पानी उसको पीछे धकेलेगा, तो यहां पर होता है 10 - ये 4, 1 घंटे में ये भले 10 किलोमीटर आएगा बट ये 4 किलोमीटर उसको पीछे और लेके जाएगा, तो 6 यहां पर इसका ट्रैवलिंग का जो है वो डिस्टेंस हो जाता है। तो इतनी सी बस याद रखो बात। अगर आपका अलोंग द स्ट्रीम होता है डाउन स्ट्रीम, उसमें हम क्या करेंगे, आपके बोट एंड जो स्ट्रीम होता है उनको हम ऐड करते हैं, और अगेंस्ट द स्ट्रीम में हम दोनों को माइनस करते हैं, तो जो भी स्पीड होगा उसको माइनस करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको और अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। आगे देखो क्या दिए, तो इतना सा कॉन्सेप्ट ये कर रहा था कि द स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 83.33%। अब इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या है सर, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है तो समझाता हूं मैं। 83.33% का मतलब होता है सिंपली, आपने 1/6 देखा है, कितना होता है सर, 16.66%। इसको अगर मैं 5 गुना करता हूं तो कितना बनेगा, 5 गुना करने के बाद सर ये बनेगा 5/6 बनेगा, यही तो बात है। तो 5/6 मतलब क्या होता है सर, ये होता है 83.33%। तो इतना समझ में आ गया कि ये क्या होता है सर, ये होता है
5/6, ये याद रखो। आगे देखो क्या दिया है। अब ये कहता है देखो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम के साथ। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना वो होगी अगेंस्ट द स्ट्रीम की, यानी कि जो आपका अपस्ट्रीम है, मैं यहां पर लिखता हूं देखो, जो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या बन जाएगा सर, अपस्ट्रीम तो यहां पर बोला है 6 करके, बट जो डाउनस्ट्रीम है जिसे हम अलोंग द स्ट्रीम कह रहे थे वो ज्यादा बोल रहा है। कितना ज्यादा सर, 5 ज्यादा। किससे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है। तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा सर, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 6 + 5 जो कि बनेगा 11। क्लियर है ये पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ सर, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे दिया है, इफ द बोट कवर 198 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, इफ द बोट कवर 198 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 8 hours 30 minutes। यानी कि बोट मान लो भी यहां से लेके यहां तक जाएगा, इसका डिस्टेंस आपके सामने दिया है जो कि है 198 किलोमीटर। बोट चला गया इस डायरेक्शन में और वापस अगेन आ रहा है उसी जो कि डिस्टेंस के साथ। इसका मतलब क्या होगा, जब वो जा रहा था तब होगा डाउनस्ट्रीम, जब आ रहा था तब होता है अपस्ट्रीम। क्लियर है, ठीक है। अब आपको बोला ये जो जर्नी है ये जाके वापस आने की वो कंप्लीट करता है 8 घंटे 30 मिनट के अंदर। तो बस सिंपल है, देखो आपके सामने यहाँ पे चीजें जो है वो गिवन है। देखो सबसे पहले जब वो जा रहा था तो मान लेते हैं डाउनस्ट्रीम है, तो उसने, आपको फॉर्मूला तो पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिंपल फॉर्मूला है, बट इसे हमें कन्वर्ट करना है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको टाइम गिवन है। तो ये बनेगा सर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सिंपल फॉर्मूला हमारे पास गिवन था। ओके, अब आगे देखते, देखो क्या दिया है। आगे ये कह रहा था कि जो जाकर रिटर्न आ रहा है तो वो है 198 किलोमीटर। तो यहां पर मैं लिखता हूं 198 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, आपको जब जा रहा था तब हम लेंगे डाउनस्ट्रीम जो कि बनेगा 11, बट 11 मत लिखो क्योंकि ये रेशो के फॉर्मेट में, तो सिंपल यहां पर एक x लिख लो, तो ये बनेगा 11x। आगे दिया है देखो, ये जाके वापस आ रहा है, जाके वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा सर, उनके टाइम को ऐड कर रहे हैं, बट टाइम आपको दिया है 8 hours 30 minutes। तो यहां पर मैं लिखता हूं अगेन, डिस्टेंस सेम था, जब रिटर्न तब आ रहा था अपस्ट्रीम होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं 6x इक्वल्स टू टाइम कितना दिया 8 hours 30 minutes। तो मैं लिखता हूं इसको सिंपल 8.5 करके। क्लियर है, देखो यहां से 11 से वैल्यू कट जाती है, तो देखो 11 का ये जाएगा 1 टाइम, 8 बच गया, 11 का जाएगा 8 टाइम्स, उसके साथ 6 का जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां पर बचेगा 1, अगेन जाएगा 3 टाइम्स। तो बचा क्या नीचे अपॉन में, अपॉन में बच गया सर x की वैल्यू, तो यहां पर मैं सिंपल लिखता हूं ऐसे x। उसके बाद ऊपर आएगा 18 + 33, क्योंकि x नीचे कॉमन है तो ऊपर का हम ऐड कर देंगे, तो कितना आता है 33 + 18, सिंपल है, 8 और 3 11, 3 और 1 4 5, 51 आ जाएगा। तो 51 यहां लिख देता हूं मैं। उसके साथ आगे देखो 85 को मैं लिखता हूं 85 / 10, इससे क्या है थोड़ा सा कम आसान हो जाएगा। अब देखो 17 का 3 टाइम्स है, 17 का 5 टाइम्स है, तो बचा क्या यहाँ पे 5 1 = 5, 5 2 = 10, जो कि बनेगा 3 × 6, तो एक x की वैल्यू आ गई, x = 6। तो हमने x फाइंड आउट किया है, x आ चुका है 5। अब देखो x अगर 6 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू आ चुकी है 6। अब आगे देखो क्या है, सिंपल आपको पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 720 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अब डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर है, अपॉन में अपस्ट्रीम क्या था सर, अपस्ट्रीम था 6x, बट हमने यहां पर वैल्यू निकाला है, तो ये बनेगा 6 × 6। अब देखो 6 6 होता है 36, और ये जाएगा इसको सीधा 2 टाइम्स। तो आंसर कितना बन गया सर, आंसर बन गया 2 hours इसको लगेंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 72 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो ये इसका खूबसूरत सा सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये आ गया आपका 2 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आखिर के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इससे भी जल्दी से बनाएंगे। अ ट्रेन whose length is 200 meter can cross a man with running with speed of t meter per second in the opposite direction in 4 seconds। देखो आपको अब मैं ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, एक बार में समझ जाओगे आप। देखो मान लो 2 ट्रेन है, अब एक ट्रेन आपका इस तरफ से आ रहा है, एक ट्रेन आपका इस तरफ से आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे। क्लियर है, अगर एक ट्रेन यहां से आता है और एक ट्रेन यहां से आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अगर मान लो वही ट्रेन इस तरफ से जा रहा है और एक ट्रेन इसके पीछे पीछे जा रहा है ऐसे, तो क्या होगा, उसको टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर कहता है कि ट्रेन की लेंथ आपको दी है 200 मीटर। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, अगर मान लो ये ट्रेन है और ये भी दूसरा ट्रेन है, अगर इसको क्रॉस करता है तो यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, यहां से स्टार्ट होके ये कंप्लीटली इसको क्रॉस करता है। हम कब कहेंगे क्रॉस किया है करके, जब इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट को जब क्रॉस करता है तब हम कहते हैं क्रॉस हुआ है करके। क्लियर है, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें क्रॉस होती है, देखो अगर ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, अगर कोई ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, क्लियर है पॉइंट,
अगर मान लो कोई ट्रेन है वो किसी टनल को क्रॉस कर रहा है, तो एक ऐसी चीज जिसकी लेंथ हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन का भी लेंथ होगा, मान लो इसका ट्रेन का लेंथ होगा 100 मीटर, इसका लेंथ होगा 120, इसका लेंथ होगा कुछ 200 मीटर, तो वैसे इस ट्रेन का भी कुछ लेंथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है सर। तो ऐसे केसेस में हम ट्रेन और उसके साथ जो भी चीज क्रॉस हो रही ना उसको हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये ट्रेन का लेंथ और ये ट्रेन का लेंथ ऐड होता है। बट यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, किसी आदमी को क्रॉस कर रहा है। अब देखो आदमी की लेंथ कितनी होती है, अब मान लो मेरे सामने इतनी बड़ी ट्रेन है, उसके सामने जो ये मेरा लेंथ होगा यहां से लेके यहां तक, बहुत निग्लिजिबल होता है ना। जी सर। तो ऐसी चीज जिसका लेंथ निग्लिजिबल है उस केस के अंदर हम उसकी डिस्टेंस को ऐड नहीं करते हैं। इसका मतलब यहां पर जो मैन है उसका लेंथ हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब देखो ट्रेन के साथ अगर कोई भी एक पर्सन ट्रैवल कर रहा, मतलब क्रॉस कर रहा है, या उसके जगह पे कोई और होगा, जैसे कि पोल होता है जिसकी लेंथ कोई नहीं होती है, कार होता है, कोई भी चीज ऐसी जिसकी लेंथ निग्लिजिबल है, उस केस के अंदर हम इन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बन गया यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट बन गया कि ऐसे निग्लिजिबल कॉन्सेप्ट, निग्लिजिबल चीजें होती है उसे हम ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है ट्रेन की जो लेंथ है वो है 200 मीटर, ये किसी मैन को क्रॉस कर रही है। अब होता है इनके डायरेक्शन कौन सा है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब देखो एक आदमी इस तरफ से आ रहा है, उसकी भी कुछ स्पीड होगी, एक ट्रेन यहां से आ रहा है, मतलब इसकी भी स्पीड होगी। तो एक बात हमेशा याद रखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज आती है तो दोनों के स्पीड को हम ऐड करते हैं। यानी कि अगर मैन आ रहा है यहां से, अगर यहां से ट्रेन आ रही है, तो इनके स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है उस केस में हम इन्हें माइनस करते हैं। तो ये क्या है रहा है कि मैन का भी स्पीड यहां पर गिवन है t मीटर पर सेकेंड, और कुछ ट्रेन का भी स्पीड होगा, हमको नहीं पता। तो देखो स्पीड इक्वल्स टू बनेगा सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहां पर टाइम कितना गिवन है, 4 सेकेंड, तो यहां पर हमने सिंपली लिखा 4 सेकेंड इन्हें क्रॉस करने के लिए। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस केवल और केवल 200 मीटर आएगा। यहां पर क्या हम उस मैन की लेंथ को ऐड करेंगे, नहीं, क्योंकि नेग्लिजिबल है, यहां पर हम नहीं ऐड करेंगे। अगर वो ऐसा कहा होता कि मैन की जगह पे मान लो कोई और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है टनल को, तब हम यहां पे डिस्टेंस को ऐड करते। स्पीड क्या है, स्पीड दोनों की ऐड होगी। उस आदमी की स्पीड है t और ट्रेन की हमको नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूं x। क्लियर है, उसको मैंने मान लिया, क्या x मान लिया, ओके फाइन। तो ये बन गया एक इक्वेशन यहां पर। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है द सेम ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल। अब देखो यहां पर अगेन वो पोल को क्रॉस कर रहा है, अब इन 5 सेकेंड। अब केवल और केवल पोल को क्रॉस कर रहा है। देखो पोल तो एक जगह पे खड़ा होगा ना, पोल थोड़ी मूविंग है, वो तो एक जगह पे खड़ा है। तो उस केस के अंदर हम ट्रेन की कोई भी स्पीड को ऐड नहीं करते हैं। ट्रेन की स्पीड के साथ वो पोल की कोई स्पीड होगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक जगह पे खड़ा है। ये मैन ऐसे मूविंग है, मैन आ रहा है यहां से, इसीलिए इसकी स्पीड को हमने ऐड किया था। तो सिंपल है, जब वो किसी पोल को क्रॉस करता है तो यहां पर मैं लिखता हूं सिंपल उसका पोल का कॉन्सेप्ट, यहां पर मैं लिख रहा हूं पोल। उस केस में पोल क्या है, एक जगह पे खड़ा है, इसीलिए क्या बनेगा, ये वही ट्रेन बोला ना, सेम ट्रेन, जिसकी डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस है 200 मीटर, और इसका टाइम कितना दिया है सर, टाइम गिवन है 5 सेकेंड। ओके, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, हमने यहां पे x लिया है, तो सिंपल मैं यहां पर x लिख दूंगा। तो देखो ये 5 का जाएगा ऐसे 4 बार, तो यहां पर क्या निकल गया सर, ये निकल गया ट्रेन की जो स्पीड है वो निकल कर आ गई कितनी सर, ये आ गई 40। अब यहां पर देखो मैं लिखता हूं 4 का जाएगा ये 50 बार, यानी कि बन गया 50। अगर आप इस 40 को उस तरफ लेके जाओगे तो 50 माइनस 40 जो कि बनता है 10। तो t क्या निकल गया सर, t की जो स्पीड है वो निकल गई, मतलब उस आदमी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर बन गया t का। पूछा क्या है आपको, पूछा यह है कि सर इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 12 t मीटर्स। अब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को पूछा है जो कि 12 t मीटर है, यानी कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल कर आएगा, उस प्लेटफॉर्म की लेंथ मेरे पास आ जाती है जो कि है 12 t, यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई सर कितना, प्लेटफॉर्म की लेंथ यहां पर आ चुकी है 120 मीटर, क्योंकि हमें उसे मल्टीप्लाई करना था। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो मैंने क्या कहा था, एक ऐसी चीज जिसकी लेंथ निग्लिजिबल नहीं है, तो उस केस के अंदर 120 प्लस जो ट्रेन की लेंथ होगी वो है 200, इससे हम ऐड करते हैं। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कितना उसे टाइम लगता है। तो देखो टाइम इक्वल्स टू, अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो उस केस के अंदर टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब आपको ट्रेन की स्पीड पता है, बिल्कुल सही है, क्या कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा स्पीड में, नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो एक जगह पे होता है, वो तो मूवेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम केवल और केवल किसकी लेंथ बोला है, यहां पर आपको बोला x जो कि स्पीड है, तो यहां लिख देता हूं मैं 40। तो कितना बनेगा सर, ये बन जाएगा देखो टोटल 320 डिवाइडेड बाय आएगा सर 40, तो यहां पर कितना आएगा सर, ये आएगा ऐसे 8। तो आंसर क्या बन गया
8 सेकेंड के अंदर उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जो ट्रेन है। तो आंसर है यहां पर 8 सेकेंड। ठीक है, अब आखिरी सवाल आपके सामने है, उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। क्या दिया है? द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड इन अ विलेज इज 24Z। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट देखो यहां पर, ये भी बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है टोटल नंबर ऑफ, जो यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ यहां पर दिया है उसने, विलेज के अंदर जो वोटर्स है जो रजिस्टर्ड है वो है 24Z। ये क्या है? टोटल वोटर्स है। क्या है? टोटल वोटर्स है। क्लियर है? आगे देखो क्या दिए, आउट ऑफ इच 8.33%। अब इसका मतलब क्या है सर? 8.33, सर 8.33% होता है कितना? 1/12 होता है। क्लियर है? ये होता है 1/12, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको दिया है यहां पर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इतने लोगों ने कास्ट नहीं किया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वोटिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं समझा रहा हूं वोटिंग का। क्या कॉन्सेप्ट है सर, थोड़ा सा बताओ हमें। देखो दोस्तों, क्या होता है वोटिंग का कॉन्सेप्ट? ये होता है वोटिंग का कॉन्सेप्ट, मान लो टोटल 5000 लोगों ने, उनका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है। ये क्या है? ये रजिस्टर वोटर है, वोटर लिस्ट के अंदर इनके नाम है। कितने टोटल? 5000। अब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग वोटिंग करने जाते हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि 70% वोटिंग हुआ है, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे उसमें से 70% लोगों ने वहां पर वोटिंग किया है। यानी कि 70% लोगों ने क्या किया है? अपने वोट को कास्ट किया है, और 30% लोगों ने वोट को कास्ट नहीं किया होगा, जिसे हम कहते हैं डिड नॉट कास्ट। क्या कहते हैं अपन इसको? इसको हम कहते हैं डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ओके, 70% कितना होता है सर? सर ये आएगा 3500। इतने लोगों ने वोटिंग को वहां पर जाके दिया था। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें होती है। देखो क्या होती है सर, आपने देखा होगा रिसेंटली में जितने भी वोटिंग हो रहे हैं ना, अभी आपके पास तो अधिकार नहीं होगा वोटिंग का, तो बट मैं वोटिंग करता हूं, उसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं ना उन सबके नाम होते हैं। मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, उसके बाद शिवसेना है, जो भी महाराष्ट्र में है उसका अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं। एक नीचे होता है नोटा, मतलब नन ऑफ दी अबव, मैं इन्हें किसी को भी वोट नहीं करूंगा। तो मान लीजिए अगर 3500 लोगों ने वोट किया है, तो उसमें से 200 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर किए। क्या किए? इनवैलिड। या ऐसा क्यों किया इनवैलिड? क्योंकि इन्होंने, उनको वो जो भी कैंडिडेट थे वो पसंद नहीं थे, उन्होंने सीधा इनवैलिड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो मतलब 200 वैलिड तो गिनती नहीं होगी। तो वैलिड कितने वोट होंगे सर? वैलिड होंगे 3300। ये क्या है सर? ये है वैलिड वोट। अब इसमें से क्या होता है, दो कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। इसमें से मान लीजिए किसी को मिले 2000 वोट और किसी को मिला यहां पे 1300 वोट। तो कितना हो गया सर? ये टोटल बन चुका है टोटल वोट। तो ये कौन है? ये वोटिंग को इसने जीता है। तो ऐसे होता है वोटिंग का कॉन्सेप्ट। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताऊंगा, बट यहां पर मोटा मोटा आप याद रखो। तो 1/12 लोगों ने क्या किया है? अपने वोट को जो कास्ट किया था उसमें से वोट को यहां पर क्या है? डिड नॉट कास्ट। इन लोगों ने वोटिंग तक आया ही नहीं। टोटल थे 24Z, बट इसमें से 1/12 लोगों ने वोटिंग के तक आए ही नहीं। तो कितना लोगों ने वोटिंग यहां पर किया होगा? लोगों ने वोटिंग किया होगा 11/12। तो जो हमें आंसर निकालना था, जो लोगों ने वोटिंग किया है, जो लोग जाकर वोट कर चुके हैं, वो कितने होंगे सर? वो होंगे 11/12। ठीक है, इतना याद रखो। ये क्या है सर? इन लोगों ने वोटिंग किया है। आगे दिया है, अब यहां से अगर आप निकालोगे आंसर तो क्या बनेगा? देखो सर, यहां पर बनेगा 12 का 2 टाइम्स आएगा, तो ये बनेगा 22Z। यानी कि 22Z इतने लोगों ने वोटिंग को जाकर वहां पर किए हैं। वोटिंग इन लोगों ने यहां पे किया है। अब आगे दिया है 200 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड है। इसमें से कुछ वोट वैलिड होंगे, जो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था। तो 200 वोट ऐसे हैं जो कि इनवैलिड है। तो बचे कितने सर? बचे यहां पे, बच गए कितने सर? बच गए टोटल 22Z माइनस 200। ये क्या है सर? ये है वोट जो कि वैलिड बताए गए हैं। आपको बोला है इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड इज 18Z। अब क्या कहता है देखो, द नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड, जो वैलिड वोट है, कौन से वैलिड सर? ये वाले वैलिड है। इसकी वैल्यू आपको दिया है कितना? इसकी वैल्यू कह रहा है 18Z है करके, यानी कि 22Z माइनस 200। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 18Z। तो क्या बनेगा? सिंपल, इसको इस तरफ लेकर आओ तो 4Z आएगा। तो Z की वैल्यू क्या बन गई सर? Z की वैल्यू बन चुकी है 4 का जाएगा 5 बार, तो बनेगा Z इज इक्वल्स टू 50। ये इसका आंसर बन गया Z का। पूछा क्या है आपको? आपको पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z% ऑफ 120। आपको निकालना है Z% ऑफ 120। इसे कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, देखो Z% ऑफ 120 निकालना है। यहां पर Z की वैल्यू रखो जो कि है 50%, यानी कि अपॉन में 100 आएगा, इनटू हमें करना है 120। तो क्या आएगा देखो, ये जाएगा 2 बार और ये 2 का यहां पर कटेगा 60 टाइम्स। तो आंसर क्या बन गया सर? आंसर बन गया 60 इज द आंसर। तो चेक करते हैं क्या इसका आंसर है क्या 60?
आंसर इसका है 60 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे हमने सारे 10 क्वेश्चंस को आपके सामने वन बाय वन करके मैंने डिस्कस किया है। अब ये जो वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बहुत कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो एक बार आप खुद से सॉल्व करो, यानी कि आप पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अभी आपको कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं ऐसे ही बिल्कुल बच्चे की तरह आपको समझाऊंगा, यानी कि कुछ भी नहीं पता है क्वांट के अंदर तब भी मैं आपको इतने ही लेवल से जो है आपको पढ़ाऊंगा। बट आपका कमेंट आना चाहिए कौन से टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे पढ़ना है करके, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक हमने दिया है, उसको भी ज्वाइन करना। वहां पर जो है हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, बहुत सारे डाउट्स जो भी आपके मन में आ रहे हैं एग्जाम को लेकर कि सर आईपी मैट इंदौर में दूँ, रोहतक दूँ, जिपमैट दूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसमें क्या है क्या नहीं करके, तो आप केवल एक बार नीचे उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके जो भी आपके डाउट्स होते हैं वहां पर आप पूछिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो ऐसे ही अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।